नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यह 30वां पार्ट है और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने पढ़ा भारत में प्राचीन भौगोलिक ज्ञान जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस प्रकार से भारत में प्राचीन भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ है और कौन कौन से विद्वानों का इसमें योगदान रहा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी भारत में प्राचीन भौगोलिक ज्ञान अब जैसे हमने पढ़ा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के यानी जिसके जो केंद्र है नाल, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वहाँ से जो पुरातात्विक खुदाइयों में साक्ष्य मिले उनसे पता चलता है कि उस समय के लोगों को भी अच्छी भौगोलिक जानकारी थी, कृषि के बारे में और अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में और नगर नियोजन से संबंधित उनकी जानकारियाँ हैं वो उच्च दर्जे की थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो गुप्त मौर्य काल से लेकर के जो आगे विद्वान हुए जिनमें हमने चाणक्य, आर्यभट्ट या धन्वंतरी है, वराहमिहिर है, इनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने क्या है अपने भौगोलिक ज्ञान के माध्यम से विभिन्न खगोलीय जानकारियाँ प्रदान की, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया, चंद्रमा, सूर्य ग्रहण ये किस प्रकार से होते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, पृथ्वी की परिधि और व्यास के बारे में इनके द्वारा बताया गया। तो ये सारी जानकारियाँ हमने प्राचीन भौगोलिक ज्ञान में भारत के जो प्राचीन भौगोलिक ज्ञान है उसमें पढ़ी। अब इसके अलावा जो महाद्वीप है, महासागरों के बारे में जो जानकारियाँ भारतीय प्राचीन भौगोलिक ज्ञान में हमें मिलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से द्वीप, कौन से महासागर हैं, उनके बारे में जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। तो यानी महाद्वीप एवं महासागर जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस उस समय थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो सतलखंड एवं जलखंड थे उनको दो भागों में बांटा गया था। यानी जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुसार ये जो सभी ज्ञात भूखंड थे उनको और जो ज्ञात जल वाले भाग थे उनको 7 भागों में बांटा गया। 7 का जो संख्या है वो भारतीय जो ग्रंथ थे उनमें विशेष महत्व रखती थी। यानी जैसे 7 द्वीप, 7 सागर, 7 ग्रह, 7 आसमां, इस तरह से यानी 7 का जो आंकड़ा है वो एक विशेष महत्व रखता है। जैसे 7 आसमां हैं, 7 ग्रह है, इसके अलावा 7 सागर हैं, 7 द्वीप हैं और 7 दिन का भी अत्यधिक महत्व रहा है। इसके अलावा 7 जलवायु, ये इस तरह से सप्त की जो संख्या है उसका भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ है या भारतीय परंपरा में अत्यधिक महत्व रहा है। तो इसी आधार पर भारत के जो प्राचीन विद्वान हैं उनके द्वारा जो स्थलीय भाग हैं यानी उस जो पूरा सतलखंड था या ज्ञात जो भूखंड था उनको 7 द्वीपों में बांटा गया था, जिनको 7 द्वीप या 7 महाद्वीप भी हम कह सकते हैं। यानी ज्ञात भूखंडों को, जितने ज्ञात भूखंड थे जिनके बारे में प्राचीन विद्वानों को जानकारियाँ थी उनको इन्होंने किस में बांट दिया, 7 द्वीपों में, या हम कह सकते हैं इनको 7 महाद्वीपों में इनके द्वारा बांट दिया गया। इसके अतिरिक्त जो जलीय भाग था ज्ञात उसको इन्होंने 7 सागरों में बांटा था। तो ये 7 द्वीप, 7 सागर, इसके अलावा पर्वत और इसके अलावा नदियाँ। तो प्राचीन विद्वानों के द्वारा कौन कौन से 7 द्वीप बताए गए हैं, कौन से 7 सागर बताए गए हैं और कौन से 7 नदियाँ बताई गई हैं, इनके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। यानी 7 द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, सागरों के बारे में पढ़ेंगे और नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 7 द्वीप, सप्त द्वीप जिसको हम कह सकते हैं।
तो भूगोलवेताओं ने जो प्राचीन जो भूगोल शास्त्री थे उनके द्वारा क्या है, इनको अलग अलग जो भारत ये विद्वानों के द्वारा जो कल्पना की गई थी 7 द्वीपों की, उनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग जो विवरण है वो प्रस्तुत किए हैं। जिसमें सबसे अगर हम महत्वपूर्ण माने तो S.M. अली का जो विवरण है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। S.M. अली। इसके अलावा अय्यर हैं, इसके अलावा विलफोर्ड हैं, जिन्होंने भी ये 7 द्वीप और 7 जो सागर बताए थे उनके बारे में अपनी जानकारी, यानी इनका क्षेत्र कौन सा था, कितने भाग में ये फैले हुए थे, इस बारे में इन्होंने अपनी जानकारियाँ है वो प्रस्तुत की थी। इसके अलावा कि गेरिनी का भी नाम आता है, गेरिनी। तो ये विद्वान हैं जिन्होंने 7 द्वीपों के बारे में, 7 महासागरों के बारे में अपनी जानकारियाँ बताई भी, ये कौन से क्षेत्र में फैले हुए, कौन सा द्वीप है, उसका भूभाग कौन सा था, कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ था। तो इसमें हम अलग 7 द्वीप हैं, उनमें अलग अलग द्वीपों के बारे में देखते हैं, कौन से विद्वान ने उनके बारे में क्या क्या बताई हैं, कौन सा द्वीप है, कौन से भाग में फैला हुआ था, वहाँ पर कौन से पर्वत फैले हुए थे। इसके तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जो है इसका विस्तार रामायण और महाभारत में अगर हम देखें तो भारत, दक्षिणी भारत से लेकर के उत्तर में कुरु प्रदेश जो है उस तक इसका जो माना विस्तार है वो माना गया है रामायण एवं महाभारत में। रामायण एवं महाभारत इन्होंने माना है दक्षिण भारत से कुरु तक। तो रामायण भारत में इसका रामायण और महाभारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ माना गया है, जम्बू द्वीप का विस्तार है दक्षिण में भारत से लेकर के उत्तर में कुरु तक माना गया है। अब अगर हम बात करें अलग विद्वानों की बात करते हैं जो वर्तमान में जिन विद्वानों के द्वारा वर्णन किया गया है इनका, तो जैसे प्रोफेसर S.M. अली, S.M. अली, इन्होंने इसका विस्तार माना है दक्षिण भारत से लेकर के साइबेरिया तक, यानी दक्षिण भारत से प्रारंभ होकर के उत्तर में ये क्या है, साइबेरिया तक फैला हुआ है जम्बू द्वीप। यानी कहाँ तक कह सकते हैं, मध्य एशिया तक, मध्य एशिया तक इन्होंने इसका विस्तार माना है। यानी दक्षिणी भारत से लेकर के साइबेरिया या मध्य एशिया तक S.M. अली ने इसका विस्तार माना है। अब जो इसके अलावा अय्यर और विलफोर्ड हैं, उन्होंने इसका विस्तार पूर्णतः भारत में ही माना है। जम्बू द्वीप को अय्यर और विलफोर्ड जो हैं वो ये मानते हैं कि जम्बू द्वीप का विस्तार कहाँ पर था। अय्यर का कहना है मुख्य भारत और विलफोर्ड कहते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है, भारतीय उप महाद्वीप तक। यानी ये भारत में इसका विस्तार ज़्यादा मानते हैं, भी भारतीय क्षेत्र जो था भारत में इसका विस्तार था, मुख्य भारत भूमि। विलफोर्ड और अय्यर ने इनको मुख्य भारत भूमि में माना है। और गेरेनी जो है, सॉरी मैंने यहाँ पर विलफोर्ड का अलग नहीं है, विलफोर्ड और अय्यर है वो तो मुख्य भारत भूमि इसको मानते हैं, मुख्य भारत भूमि। और वो भारतीय उपमहाद्वीप के गेरिनी ने इसको क्या माना है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विस्तार माना है। भारतीय उपमहाद्वीप से मतलब अब भारत आ जाएगा, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विस्तार माना है के गेरिनी ने, और अय्यर तथा विलफोर्ड ने इसका विस्तार मुख्य भारत भूमि में माना है। इसके अलावा S.M. अली जिनका विवरण क्या है, सबसे इनमें
सही माना जाता है। इन्होंने क्या है, दक्षिणी भारत से लेकर के मध्य साइबेरिया तक इसका वर्णन माना है, यानी इसका जो फैलाव है, इसका वितरण जो है वो कहाँ तक था। यानी एस.एम. अली के अनुसार दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर में साइबेरिया तक ये फैला हुआ था। अय्यर और विलफोर्ड के अनुसार मुख्य भारत भूमि पर जम्बू द्वीप फैला हुआ था। और के गेरिनी जो है उनके अनुसार जो भारतीय उप महाद्वीप है उसके ऊपर जम्बू द्वीप फैला हुआ था, यानी जम्बू द्वीप का विस्तार है वो भारतीय मुख्य भूमि पर अवश्य था। यह बात इन तीनों में चारों में कॉमन है कि भारत में जम्बू द्वीप का विस्तार था। श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, यानी दक्षिणी भारत से लेकर के श्रीलंका का क्षेत्र भी जम्बू द्वीप के अंतर्गत आ जाता है। अब ये जो द्वीप है इसको सभी द्वीपों में सबसे बड़ा माना गया, यानी 7 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? जम्बू द्वीप, यानी 7 द्वीप जो बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप है जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु या मेरू पर्वत को इसके मध्य में माना गया है। जम्बू द्वीप के मध्य सुमेरु या मेरू पर्वत स्थित था। यानी जो जम्बू द्वीप है जो कि दक्षिणी भारत से लेकर के साइबेरिया तक फैला हुआ है उसके मध्य में सुमेरु या मेरू पर्वत है। मेरू का अर्थ होता है चोटी, यानी ऊंची चोटी से इसका मतलब है मेरू का। मेरू नाम से उत्तराखंड में एक मेरू चोटी स्थित है। तो ये जो पर्वत है सुमेरु या मेरू, इसको जम्बू द्वीप के मध्य में माना गया है। और इसी आधार पर इसको मध्य में मानकर, यानी सुमेरु पर्वत को मध्य में मानकर जम्बू द्वीप को 9 प्रदेशों में बांटा गया है। यानी जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत माना गया है और सुमेरु पर्वत के आधार पर, यानी सुमेरु पर्वत है वो जम्बू द्वीप के मध्य में मान लिया गया और उसके आधार पर क्या किया गया, उसको मध्य में मान करके पूरे जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांट दिया गया, 9 प्रदेशों में। और इन प्रदेशों को उस समय में क्या कहा जाता था? वर्ष कहा जाता था। यानी प्रदेश का अर्थ, वर्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक प्रदेश से है, एक क्षेत्र विशेष से वर्ष का अर्थ है। अब जैसे इसमें आ गया, सबसे पहले हम देखें तो भारतवर्ष। भारत का जो पूरा हिस्सा है, अभी वर्तमान में भारत का जो हिस्सा था उसको किस में रखा गया? भारत में इसको रखा गया। इसके अलावा किम पुरु प्रदेश रहा, किम पुरुष, इसको हम 9 को अलग अलग लिखते हैं। जम्बू द्वीप की ये क्या हैं? अलग अलग प्रदेश या क्या है? वर्ष, जिसमें भारतवर्ष, इसके अलावा किम रूस वर्ष, इसके अलावा हरिवर्ष, और इसके अलावा मेरू या इलावर्त वर्ष, मेरू या इलावर्त वर्ष, मेरू या इलावर्त
वर्ष। इसके अलावा केतुमाल वर्ष और भाद्रासव वृक्ष और रम्य का वर्ष 6 भाद्रासव वर्ष का रम्य का वर्ष और हरिण्य वर्ष और इसके अलावा रह जाता है कुरु वर्ष। हरिण्य वर्ष तथा कुरु वर्ष। हरिण्य वर्ष तथा कुरु वर्ष। तो ये जो पूरा जम्बू द्वीप था, इसको कितने प्रदेश 9 वर्षों 9 वर्ष या प्रदेश में बांटा गया था। तो ये जो प्रदेश हैं इनको किसके आधार पर बांटा गया था? इन्होंने जो जम्बू द्वीप है उसके मध्य में सुमेरु या मेरू पर्वत को स्थित माना और उसके आधार पर यानी मेरू पर्वत से अलग अलग दिशाओं में इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रदेशों को बांट दिया। जैसे दक्षिण की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले जो वर्ष आता है यानी भारतवर्ष सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में किमपुर वर्ष, हरिवर्ष, मेरू या इलावर्त यानी पर्वत मेरू पर्वत वाला जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इलावर्त मेरू वर्ष में आ गया। उसके ऊपर केतुमाल वर्ष, फिर भाद्रस्व वर्ष, फिर रम्य का वर्ष, हरिण्यमय वर्ष और उसके बाद में अंत में कुरु वर्ष। तो ये अलग अलग प्रदेश इन्होंने मेरू पर्वत की स्थिति के आधार पर बांटे। मेरू पर्वत के आधार पर। तो ये इसके प्रदेश हो गए। यानी जम्बू द्वीप जो है वो कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत से लेकर के साइबेरिया या हम कह सकते हैं मध्य एशिया तक इसका विस्तार था। एस.एम. अली का ऐसा मानना है, अय्यर और विलफोर्ड का मानना है मुख्य भारत भूमि पर, और के गेरिनी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप पर जो पर्वत विस्तृत था उस जो द्वीप विस्तृत था वो कौन सा था? जम्बू द्वीप। यानी ये पूरा जो भूखंड है इसको क्या नाम दिया गया था? जम्बू द्वीप इसको नाम दिया गया था। इसके अलावा जो अगला द्वीप है उसका नाम है कुश द्वीप। कुश द्वीप। तो इसको भी अलग अलग विद्वानों ने क्या है इसका विस्तार क्या है अलग अलग माना है। अब जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें एस.एम. अली की, तो इन्होंने इसको फारस या मेसोपोटामिया का जो निकटवर्ती अर्धशूषक प्रदेश है उसमें इसका विस्तार एस.एम. अली ने माना है। एस.एम. अली, इसके अलावा अय्यर, इसके अलावा विलफोर्ड और के गेरिनी। फारस, मेसोपोटामिया यानी इराक, ईरान या दजला एवं फरात नदियों के जो मध्य का भाग है उसको वहाँ जो सभ्यता विकसित हुई तो वो किसके नाम से जानी जाती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया कहलाता है। अब यानी मेसोपोटामिया, फारस मेसोपोटामिया का निकटवर्ती अर्धशूषक मैदान, मेसोपोटामिया का निकटवर्ती अर्धशुष्क मैदान। यानी इसके हिसाब से एस.एम. अली के हिसाब से अगर हम देखें तो यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है उसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है उसमें कौन से द्वीप का विस्तार था? कुश द्वीप का विस्तार था। अगर हम अय्यर के अनुसार देखें तो ईरान, इराक और अरबिया एवं इथोपिया वाला जो प्रदेश है यानी ईरान, इराक लगभग स्थान वही आ रहा है इसमें भी, ईरान,
इराक, इसके अलावा इथोपिया वाला जो प्रदेश है उसको इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। यानी ईरान, इराक और अरबिया तथा इथोपिया वाला जो प्रदेश है, यानी अरब देश वाला जो क्षेत्र है, अरेबिया यानी अरब सागर के आसपास वाला जो प्रदेश है उसको भी इन्होंने किसमें सम्मिलित किया है? कुश द्वीप में सम्मिलित किया है। विलफोर्ड ने ईरान तथा अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसको किसमें सम्मिलित किया है? तो ईरान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसको विलफोर्ड ने कुश द्वीप में सम्मिलित किया है। इसके अलावा अगर हम के गेरेनी की बात करें तो सुंडा द्वीप समूह, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है इनसे। सुंडा द्वीप समूह जो है उसको इसमें कुश द्वीप में ये सम्मिलित करते हैं। सुंडा द्वीप समूह। तो ये जो तीन हैं इनका जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र अब कह सकते हैं। फारस, मेसोपोटामिया, एसएम अली ने फारस मेसोपोटामिया का निकटवर्ती अर्ध शुष्क मैदान में कुश द्वीप के विस्तार के अंदर इनको माना है। अय्यर के अनुसार कुश द्वीप का विस्तार ईरान, इराक और इथोपिया, अरेबिया वाला जो क्षेत्र है उसमें था। विलफोर्ड के अनुसार ईरान तथा अफगानिस्तान में कुश द्वीप का विस्तार था। और के गेरेनी के अनुसार सुंडा द्वीप समूह में कुश द्वीप का विस्तार इन्होंने माना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एसएम अली का जो वर्णन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है और सबसे ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है। इन्होंने जो कुश द्वीप की स्थिति बताई वो जम्बू द्वीप और प्लक्स द्वीप जो हैं, यानी प्लक्स द्वीप जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जम्बू और प्लक्स के मध्य इन्होंने कुश द्वीप बताया है। यानी जम्बू द्वीप उस प्लक्स द्वीप के मध्य में। तो जम्बू द्वीप और प्लक्स द्वीप जो है उसके मध्य में जो स्थित द्वीप था उसको क्या नाम दिया गया? उसको कुश द्वीप नाम दिया गया। प्लक्स द्वीप है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैला हुआ है। प्लक्स द्वीप कहाँ था? एसएम अली के अनुसार भूमध्य सागर। और जम्बू द्वीप हमने देखा हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में जम्बू द्वीप। तो इनके बीच में कौन सा, बीच में जो द्वीप फैला है उसका क्या नाम था? कुश द्वीप था। यानी इनके दोनों के मध्य में कुश द्वीप का विस्तार पाया जाता था। कुश और जो सालमली द्वीप के मध्य सुरोध सागर है, यानी एक सालमली जो कि अगर हम देखें मध्य पूर्वी जो अफ्रीका तट है वहाँ पर सालमली द्वीप का विस्तार था। तो वहाँ यानी सालमली और कुश द्वीप जो है, यानी अफ्रीका और ये जो कुश द्वीप के दक्षिण वाला क्षेत्र है इनके मध्य में कौन सा सागर स्थित था? सुरोध सागर। इनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे बाद में। सुरोध सागर, स्रोत सागर का विस्तार इसमें था। अब जो पुराणों में मिलता है कि कुश द्वीप पर घास जो वनस्पति थी उसका बहुत ही ज़्यादा विस्तार पाया जाता था। तो इसके ऊपर घास का विस्तार अधिक कहाँ पर बताया गया है? पुराणों में। पुराणों का भूगोल एसएम अली के द्वारा लिखी गई है, उसमें से ये जो वर्णन दिए गए हैं ये उसी का हिस्सा है। यानी घास के विस्तार कुश द्वीप में पुराणों में क्या बताया गया है कि कुश द्वीप के ऊपर घास की जो वनस्पति है, घास वनस्पति है, उसका ज़्यादा विस्तार इसमें बताया है। और इस द्वीप के निकट यानी कुश द्वीप के निकट रक्त सागर के होने का भी वर्णन किया गया है। यानी जिसको वर्तमान में लाल सागर के नाम से जाना जाता है, रक्त सागर, जो कुश द्वीप के समीप, यानी रक्त सागर को किसके कौन से द्वीप के समीप बताया गया है? कुश द्वीप के समीप इसको बताया गया है। और कुश द्वीप की स्थिति जम्बू एवं प्लक्स द्वीप जो हैं उनके मध्य में बताई गई है। एसएम अली ने इसका विस्तार फारस मेसोपोटामिया का निकटवर्ती जो शुष्क मैदान है उस क्षेत्र में बताया गया है। यानी भूमध्य सागर से
अगर हम पूर्व की ओर का क्षेत्र देखें तो उसमें इसका विस्तार था और इसके समीप में कौन सा सागर बताया गया है, रक्त सागर इसके समीप में बताया गया है। तो आज हमने जो जम्बू द्वीप है और कुश द्वीप है उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की। इसके बाद हम अगले जो यानी अन्य द्वीप जो बच जाते हैं, जैसे प्लक्ष द्वीप है, क्रॉस द्वीप है, सालमली द्वीप है, साक या द्वीप है या पुष्कर द्वीप है, उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।